हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज काफ़ी दिनों बाद ये मैथ्स और रीजनिंग का जो क्लास है उसे रिज्यूम किया गया है जस्ट फॉर अ ब्रीफ सेशन, जिसका पर्पस है आपको एक ओरिएंटेशन और एक तैयारी के लिए बीच बीच में इनपुट्स देना, एक जनरल अप्रोच सजेस्ट करना और जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उनको किस प्रकार से समझा जाए उस पर बस एक जस्ट ब्रीफ इंसाइट देने की ओरिएंटेशन क्लास है, जो नए बैच के लिए भी यूज़फुल रहेगी और जो पुराना बैच चल रहा है उसके लिए भी। आई जस्ट होप कि मेरे द्वारा दिए गए इनपुट्स काम आ सकें। 2:30 टाइम रखा गया है आज की क्लास का। आई जस्ट होप आप सभी अवेयर होंगे, कल अनाउंस किया गया था आपके। आई जस्ट होप आप सभी ऑन बोर्ड होंगे और हम इस ब्रीफ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का उद्देश्य किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करना नहीं है। आज हम कोई प्रॉब्लम्स या नोट्स का डिस्कशन नहीं करेंगे। एक जनरल ओरिएंटेशन है कि प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज के पर्पस पे में जो सीसैट टॉपिक है, जो पेपर है, इसे कैसे समझें, इसे कैसे तैयार करें और इसके प्रति कैसे अपने आप को रेडी करें। ओके, तो आई जस्ट होप 2:30 हो चुका है और आप सभी लोग ऑन बोर्ड होंगे जैसे हम लोग पहले भी करते आए हैं। चूँकि ये एक ओरिएंटेशन क्लास है इसलिए 4 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक हो गया बेसिक मैथ्स, दूसरा हो गया स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, तीसरा हो गया आपका रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, तर्क शक्ति परीक्षण जिसे कहते हैं, और चौथा हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी आपको एक गिवन पैराग्राफ या एक कॉम्प्रीहेंशन दिया रहेगा, उसको पढ़ के अपने आप को जो उसके क्वेश्चंस हैं उसको इंटरप्रेट करना होगा, उससे कुछ कंक्लूजन्स डिराइव करने होंगे। और ये सब करने के लिए समय काफ़ी सीमित होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो और उसके साथ साथ उस पर ग्रास्प करना भी आपको फटाफट आ जाए। तो मोटा मोटा ये 4 टॉपिक्स हैं जो आपके सीसैट को बनाते हैं। बेसिक मैथ्स, जिसके हमने 15-17 लेक्चर्स लिए थे टॉपिक वाइज, और मैंने बाद में इसमें एक इंडेक्स भी अपलोड किया था कि किस दिन कौन सा लेक्चर लाइव हुआ था और उसके नोट्स भी संलग्न थे। आई जस्ट होप वो सारे नोट्स आपके पास होंगे, आपने डाउनलोड किए होंगे, और जैसा मैंने सजेस्ट किया था उनको अगर आप प्रिंट आउट के रूप में रखें तो बार बार रेफ़र करना आसान रहेगा और लेक्चर्स के साथ फॉलो करना बेहतर रहेगा आपके लिए। बेसिक मैथ्स के अलावा स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी एक टॉपिक है जिसमें डेटा यानी आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। ये मान लीजिए कि मैथमेटिक्स से भी कहीं ज़्यादा प्रभावी और एप्लीकेबल फील्ड है स्टैटिस्टिक्स की, जो रियल लाइफ में हम ज़्यादा इनकाउंटर करते हैं। जो भी नंबर्स हम अपनी लाइफ में देखते हैं वो कहीं ना कहीं कोई आंकड़े हैं, कोई स्टैटिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस से संबंधित जो स्टैटिस्टिक्स चल रही हैं आजकल, कितने इन्फेक्शंस हुए, कितने क्योर हुए, तो मैथ्स का एक अप्लाइड फील्ड हो गया स्टैटिस्टिक्स। इसीलिए ये सीसैट में आता है और इस पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े लगते हैं लेकिन आधारभूत सिद्धांत बहुत छोटा होता है, सिंपल होता है। बस देख के वो डेटा सेट थोड़ा बड़ा लगता है इसलिए घबराहट होती है, लेकिन आपको अगर क्लैरिटी होगी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य है और कैसे तैयार करें, तो उस डेटा से या उस वॉल्यूम ऑफ डेटा से आपको डर नहीं लगेगा। रीजनिंग, वर्बल या नॉन वर्बल, इसमें कुछ डायग्राम्स होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, आपको कॉन्ट्रडिक्शंस पकड़ने होते हैं, डेटा सफिशिएंसी का टेस्ट करना होता है, कुछ डेटा सेट दिया होगा उसमें से कुछ मिसिंग फिगर्स होंगे वो डराइव करने होते हैं। इसी प्रकार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको बहुत सारी रीडिंग करनी है। इनफैक्ट ये तो आपकी सिविल सर्विस की तैयारी में बिल्ट इन है। आप जो भी विषय पढ़ेंगे, इनफैक्ट आप न्यूज़पेपर भी पढ़ें तो आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सिविल सर्विस की तैयारी के हर चरण पे अप्लाई होगा। इनफैक्ट किसी भी विषय को पढ़ने के लिए आपको 3 चीज़ें पहले से दिमाग में होनी चाहिए कि हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, वाई स्टडी इट। फिर दूसरा क्वेश्चन है हम उसे कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी इट। और तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू अप्लाई इट। आपने पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करें, दिए गए कॉन्टेक्स्ट में, दिए गए प्रश्न के सामने उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करें। क्योंकि नॉलेज स्टोर्ड इज नॉट यूजफुल अनलेस इट इज अप्लाइड समवेयर।
तो कि ये क्यों एप्लीकेबल, क्यों ज़रूरी है। देखिए, पहला तो गोल है आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, जो फोरमोस्ट गोल है, इसलिए आप इन 3-4 टॉपिक्स को पढ़ते हैं। ऑब्वियसली वेरी क्लियर कि आपको पेपर क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स बीइंग द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, एग्जाम में इस बात को का आपको एहसास हो या ना हो, मेंस के हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपकी लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड इत्यादि का भी परीक्षण होता है। कैसे? प्रश्न को समझना, एग्जैक्टली प्रश्न क्या चाहता है आपसे पूछना, क्या आपको आंसर देना है सीमित समय में और सीमित शब्द सीमा में, इसको वहां तुरंत, तो इस क्वेश्चन को आपको क्या आंसर करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका तुरंत डिसीजन लेने के लिए आपके पास एक अच्छी तर्क शक्ति होनी चाहिए। इसलिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसी अप्रोच से शायद यूपीएससी ने इसको प्रीलिम्स में ही रख लिया है। उसके बाद इंटरव्यू बहुत छोटे समय का होता है, आधा घंटा मैक्सिमम। इसमें भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका आपको तुरंत बेस्ट अवेलेबल आंसर कैसे देना है, थोड़ा प्रेशर, तो उस प्रेशर में आपको तुरंत कैसे बेस्ट आंसर देना है, उसके लिए भी आपकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स। एंड सबसे बाद में जब आप सर्विस में आ जाते हैं, तब आपको डेली बेसिस पे कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई करने जैसा डिसीजन लेना होता है। यू आर इन ए कमांडिंग पोजीशन, यू आर इन ए डिसीजन मेकिंग पोजीशन होते हैं। उन फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के मद्देनज़र आपको डिसीजन लेने होते हैं। इसलिए भी आपके पास एक अच्छा एप्टीट्यूड होना चाहिए, रीजनिंग पे पकड़ होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स से फैमिलियरिटी होनी चाहिए और बेसिक मैथ्स की भी जो फंक्शनिंग नॉलेज होती है वो होना चाहिए। इसीलिए ये एग्ज़ाम इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि आपके इन टॉपिक्स का परीक्षण पहले चरण में ही हो जाए। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं कि जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, 15-16 टॉपिक्स हैं, इनमें प्रायोरिटी पे कौन कौन से टॉपिक्स रखे जाएं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए परसेंटेज, रेशियोज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड इत्यादि के सवालों को पढ़ना। उसके लिए मैंने सेपरेट लेक्चर्स दिए थे, उसके लिए सेपरेट नोट्स हैं, अपलोडेड हैं। और आई वुड से कि आप उन नोट्स के बियॉन्ड ज़्यादा इसमें समय डिवोट ना करें। हर कॉन्सेप्ट का बेसिक ज़रूर पढ़ें। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जब आप किसी चीज़ का बेसिक समझ लेंगे तो उसमें क्वेश्चन का कोई भी कायांतरण, कोई भी रूप उसका बदल के आपके सामने रखा जाए तो आप उससे भ्रमित नहीं होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना एक सेकेंडरी कोरोलरी है। पहली चीज़ है मूलभूत कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ होना, जिसके लिए आप प्रैक्टिस के तौर पे पुराने वर्षों के पेपर्स का अध्ययन कर सकते हैं। पुराने वर्षों में जिस ट्रेंड पे सवाल आ रहे हैं वैसे ही आगे आएंगे, और वो हाईएस्ट लेवल होता है जनरली क्लास 10th का। तो उन क्वेश्चंस के ट्रेंड से आप एग्जाम का पैटर्न समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाएगा। वो अपने आप में एक बुक का काम करेगा आपके लिए, कोई सेपरेट बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा समय जाएगा। आई वुड से कि इस विषय को, चूँकि ये छोटा है, इसलिए कम समय में ही समेटने की चेष्टा करें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर ना करें, क्वेश्चन सॉल्व करने पे जंप ना करें, पहले कॉन्सेप्ट्स को समझें, फिर उसको जहाँ जहाँ अप्लाई करना है, कैसे कैसे अप्लाई करना है उसको समझें। प्योर गेस से बचें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके चांसेस कम कर देती है। और वाइल्ड गेस जनरली खराब, मतलब गलत ही निकलता है, उसमें आंसर जो है सही नहीं निकलता है, एक्सेप्ट अनलेस यू आर वेरी लकी। हाँ, स्मार्ट गेस, जिसे गेस्टिमेट कहा जाता है, गेस प्लस एस्टिमेट। यदि समय कम है तो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, चारों ऑप्शंस को देखते हुए, कौन कौन से ऑप्शंस एलिमिनेबल हैं, किन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको देखते हुए यदि आप एक स्मार्ट गेस करते हैं तो चांस अच्छे होते हैं कि आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन ये केवल तब कीजिए जब आपके पास पेपर ख़त्म हो गया हो, समय ख़त्म हो गया हो, 1-2 मिनट बचे हैं और 7-8 क्वेश्चन बचे हुए हैं। नोट्स और वीडियोज़ जो भी अपलोड किए गए थे वो पर्याप्त हैं, इसके बियॉन्ड आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये टॉपिक ज़रूर प्रीलिम्स में आता है, लेकिन इसकी वाइडर एप्लीकेबिलिटी है, तो इसको नेग्लेक्ट करना कहीं ना कहीं अपने आप को उन एबिलिटीज से वंचित करना हुआ जो आगे के चरणों में भी टेस्ट होंगी, अर्थात मेंस और इंटरव्यू एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द सर्विस। तो इससे भागे नहीं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से तो कतई ना भागें, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यू सी आपका जो मेंस का क्वेश्चन होता है, कई बार क्वेश्चन एक पैराग्राफ जितना लंबा होता है, वो इटसेल्फ आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का टेस्ट है। पहले तो कि आप क्वेश्चन को समझ के ये गेस करो कि ये जानना क्या चाहते हैं,
ये हमसे क्या निर्देश दे रहे हैं, किस प्रकार का आंसर लिखवाना चाह रहे हैं। ये तभी आप समझ पाएंगे जब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे आपने अपनी पकड़ पहले ही प्रीलिम्स के स्टेज पे बना रखी है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा है, एंड टू एंड पढ़ रखा है, बहुत अच्छी हमें उस पर पकड़ है, और वी आर जस्ट वेटिंग कि उस टॉपिक पे कहा जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दिस टॉपिक, आई कैन राइट एनीथिंग। लेकिन यूपीएससी मेंस में क्या होता है, उस टॉपिक से जुड़ा सवाल आएगा, प्रश्न आएगा, लेकिन प्रश्न में ही वो इंट्रोडक्टरी सारी चीज़ें लिख देगा। तो ऐसे में अभ्यर्थी ठगा सा रह जाता है कि ये चीज़ें तो मैं लिखने जा रहा था, ये तो क्वेश्चन में पहले ही वर्णित हैं, अब मैं क्या लिखूं। यहाँ पे आपकी तर्क शक्ति का परीक्षण होता है कि जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी थी, जिसको आप दिखाना चाह रहे थे, जिस जौहर को आप दिखाना चाह रहे थे, वो तो क्वेश्चन में पहले से वर्णित है। यानी क्वेश्चन एक कदम और स्मार्ट निकला। वो आपसे कोई विश्लेषण कराना चाह रहा है, वो आपका कोई बैलेंस नज़रिया देखना चाह रहा है, या किसी बात की समीक्षा या क्रिटिसिज्म कराना चाह रहा है, क्रिटिकल एनालिसिस कराना चाह रहा है। तो सिर्फ फैक्ट्स का ज्ञान पर्याप्त नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। फैक्ट्स को समझना, उन पे पकड़ बनाना और उनको अप्लाई करना, जैसे मैंने कहा हाउ टू अप्लाई इट, जो थर्ड स्टेज ऑफ इंक्वायरी होती है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, CSAT की तैयारी के दौरान आपके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर भी जागेगा। साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, याद कीजिए, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हम सभी के अंदर साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए। जांच पड़ताल की एक निहित अंदर इच्छा होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। ये काम CSAT के माध्यम से आप शुरू कर सकते हैं और करना ही है, मतलब कोई इसमें एस्केप नहीं है। यू कैन नेवर बी श्योर कि CSAT का कोई सेक्शन आप यदि इग्नोर करें तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे चांसेस लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स इज जस्ट अ पासपोर्ट टू राइट मेंस। प्रीलिम्स अपने आप में कोई सक्सेस नहीं है, ये केवल एक एनरोलमेंट है कि अब आप मेंस लिखने जा रहे हैं। जो असली परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, उसका नाम ही मेंस है, उसको अटेंड करने के लिए केवल एक आपका क्वालिफिकेशन है। प्रीलिम्स इटसेल्फ इज नॉट एनी स्टेज ऑफ सक्सेस। ओके, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो एक जनरल डिस्कशन था। आई वुड अगेन रिपीट कि आप जितने भी लेक्चर्स मैंने किए हैं मैथ्स एंड रीजनिंग पे, उन्हें रिवाइज करें, उनके नोट्स डाउनलोड करें, उनको अपने फोल्डर में सजा के रखें। मैंने ऑलरेडी एक इंडेक्स अपलोड कर दिया है ताकि आप डेट वाइज कौन कौन सा लेक्चर किस दिन हुआ उसको पकड़ सकें। फाइल सेक्शन में जितने भी नोट्स मैंने अपलोड किए हैं MS वर्ड या PDF फॉर्मेट में, उसे आप सेव कर सकते हैं। वो इस मार्गदर्शन प्लेटफॉर्म पे हमेशा अवेलेबल रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो सारे इंटैक्ट हैं। बाकी स्पीकर्स की तरह मेरे लेक्चर्स भी जो मैंने अप्रैल में दिए थे, लगातार 15-17 लेक्चर्स की सीरीज़ लगाई थी, वो हमेशा ही इक्वली एप्लीकेबल हैं। आई मस्ट ऑल्सो से कि सिविल सर्विसेज के अतिरिक्त भी यदि कोई और भी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, तब भी ये टॉपिक्स उतने ही कारगर सिद्ध होंगे। इवन आई वुड से कि यदि कोई स्कूल का स्टूडेंट है, आप में से कोई यदि है, तो उसका इन टॉपिक्स का लाभ वो भी उठा सकता है, क्योंकि मैंने टॉपिक्स की शुरुआत से उनको पढ़ाया है। किसी भी चीज़ को उसके उद्गम से मैंने पढ़ाया है। टॉपिक कैसे क्रिएट हुआ, क्या क्या उनमें मूलभूत अवधारणाएं थी, नामांकन कैसे किए गए किसी भी चीज़ के, किसी भी कॉन्सेप्ट के, जेनेसिस क्या है। इस प्रकार मैंने एक स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हुए उन टॉपिक्स का, उन लेक्चर्स को डिज़ाइन किया था, जो हर स्टेज पे आपके लिए इक्वली एप्लीकेबल होंगे। ध्यान दीजिए, जब भी कोई कॉन्सेप्ट आप बेसिक आधारभूत संरचना समझ लेते हैं उसकी, तो उसे कितना भी क्लिष्ट किया जाए, कितना भी कॉम्प्लिकेट किया जाए, वो आपकी नज़रों से बच नहीं सकता। आप उसको हल कर लेंगे, क्योंकि आपको उसका मूल पता है, आपको उसका स्केलेटन पता है। उसके बाद का जितना भी होता है केवल साज सज्जा होती है, जो आपको कई बार बड़ी डरावनी लगती है कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हल होगा। फॉर एग्जांपल, जब हमने टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चंस किए थे, एवरेज के क्वेश्चन किए थे, तो हमने कई सारे चैप्टर्स को रिलेट किया था। ये रिलेटिबिलिटी ही मैथ्स की खूबसूरती है। कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ अ फील्ड जिसमें अलग अलग चीज़ों को एक ही नाम दिया जाता है। मैथमेटिक्स वो आर्ट है, वो कला है, जिसमें अपैरेंटली अलग अलग दिख रही चीज़ों को एक ही नाम दे दिया जाता है। इसे सोचिएगा। और इसके बाद मैं आपसे एक टेक्निक डिस्कस करना चाहूँगा आप सबकी तैयारी के लिए, आपकी बेहतर ग्रिप के लिए। आई वुड से एक टेक्निक है, एक बड़े फेमस फिजिक्स साइंटिस्ट थे रिचर्ड फेनमैन, आपने नाम सुना होगा।
फेनमैन्स लेक्चर के नाम से उनके 3 वॉल्यूम की बुक्स भी हैं। फेनमैन फिजिक्स साइंटिस्ट थे, उसके पहले वो मैथमेटिशियन थे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे। उन्हें क्वांटम फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। फिजिक्स साइंटिस्ट होने के अलावा वो एक बहुत ही उम्दा टीचर थे, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनर थे। उन्हें द ग्रेट एक्सप्लेनर भी कहा जाता है। उन्हें चीज़ों की व्याख्या करने में महारत हासिल थी। किसी भी बात को मूलभूत सिद्धांत से शुरू करके उसको समझाने में महारत हासिल थी। इसीलिए फेनमैन ने एक टेक्निक ईजाद की और वो टेक्निक कई फील्ड्स में अप्लाई होती है, टीचिंग, पठन पाठन के क्षेत्र में, पढ़ने में, पढ़ाने में। उन्होंने कहा था कि किसी बात को जानना और समझना 2 अलग चीज़ें हैं। नोइंग इज नॉट सेम एज अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली, किसी चीज़ को रीड करना और किसी चीज़ को स्टडी करना 2 अलग चीज़ें हैं। जब आप उसको रीड करते हैं तो आप उसको यानी जानकारी जुटा रहे होते हैं। जब आप किसी चीज़ को स्टडी या अध्ययन करते हैं तो आप उसमें अपनी गहरी समझ डेवलप करने का प्रयास करते हैं। तो नोइंग और अंडरस्टैंडिंग 2 अलग चीज़ें हैं। फेनमैन ने कहा था कि यदि किसी चीज़ को समझना है, यदि किसी विषय को समझना है तो उसे पढ़ाने का प्रयास करो। इफ़ यू वॉन्ट टू मास्टर ए टॉपिक, ट्राई टीचिंग इट। ये उनकी सेइंग है, आप सर्च कीजिएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू मास्टर समथिंग, ट्राई टीचिंग इट। किसी चीज़ पे महारत हासिल करने के लिए उसे पढ़ाने का प्रयास करो। यदि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सीसैट हो या मेंस हो, आपका विषय हो, आपका ऑप्शनल हो, एथिक्स हो, ऐसे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसको मास्टर करने के लिए उन्होंने कहा था कि पहले चरण में आप उसको पढ़िए। आपका जो मूलभूत टेक्स्ट बुक है या जो भी आपकी रेफरेंस मटेरियल होगा उससे पढ़िए। उसके बाद आप एक पेन पेपर लीजिए, उसमें उस टॉपिक की हेडिंग लिखिए, शीर्षक। फिर उस टॉपिक को बहुत ही बेसिक भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कीजिए, जैसे आप किसी स्टूडेंट को या किसी बच्चे को समझा रहे हैं। जितना इफेक्टिवली आप उस बात को समझा पाएंगे किसी बच्चे को या किसी नौसिखिए को, ये मान लीजिए आपने उस टॉपिक को उतना ही अच्छा समझा है। ये टेक्निक फेनमैन्स टेक्निक कहलाती है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। उसका क्रक्स है, पहले आप खुद उस टॉपिक को पढ़िए, फिर एक पेपर में उसका शीर्षक लिखिए और उस पेपर के माध्यम से या वर्बली किसी को समझाने की चेष्टा कीजिए। यदि कोई नहीं मिले तो खुद अपनी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या खुद से बोल भी सकते हैं, या जो बोलना हो उसको लिख के भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। जितना आसानी से उस बात को आप समझा पाएंगे, उतनी ही गहराई से आपने उस टॉपिक को समझा है। इससे आपका टेस्ट होगा कि उस टॉपिक के किन बिंदुओं में आपको कठिनाई आ रही है, कहाँ पे आप उसको सरल नहीं कर पा रहे हैं, आपको टेक्निकल जार्गन्स का सहारा लेके अपने अज्ञान को छुपाना पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, जब भी आप बड़े बड़े टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी हल्की समझ परिलक्षित होती है, क्योंकि सबसे बेहतरीन चीज़ें सबसे ज़्यादा सिंपल हैं, ऐसा लियोनार्डो दा विंची ने कहा था। जो चीज़ बहुत सिंपल है वो बहुत खूबसूरत है। तो उसको जितना अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो आप उस टॉपिक को उतनी ही गहराई में समझ पाएंगे। देखिए, अभी जो सिचुएशन है लॉकडाउन के चलते, आपकी साथ में ग्रुप स्टडी तो हो नहीं पा रही हैं, आप लोग कोचिंग्स भी नहीं जा पा रहे होंगे, आपको खुद से अकेले में बैठ के ही अध्ययन करना है। इनफैक्ट शायद बड़े बड़े परीक्षाओं का मूल मंत्र स्वाध्याय ही है, सेल्फ स्टडी। 20% टाइम आप बाहर जाते हैं, लेकिन 80% टाइम आपको घर में अकेले बैठ के ही पढ़ना पड़ेगा। तो इस टेक्निक का प्रयोग कीजिए, आपको कुछ फ़ायदे होंगे। आई वुड से ये टेक्निक आपके जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको हल्का करने में आप खुद अपनी हेल्प करोगे, और उसके बाद आप जो उसके सरल करके नोट्स बनाओगे वो आपके ड्राफ्ट आंसर्स का काम कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में सिंप्लिसिटी का टेस्ट होता है मुख्यतः, तभी इसका नाम है जनरल स्टडीज़। जनरल मतलब सामान्य, एक सामान्य व्यक्ति को इतनी नॉलेज होनी चाहिए, एक सामान्य अभ्यर्थी को या सामान्य एस्पिरेंट को। तो इस प्रकार आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, टॉपिक्स पे आपकी पकड़ हो जाएगी, आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको कठिनाई आ रही है, आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं सरल शब्दों में। तो फेनमैन्स टेक्निक का इस्तेमाल करके आप टॉपिक्स को पे पकड़ बनाइए,
साथ ही CSAT में जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं उनको बार बार देखिए। इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप एक लेक्चर को कई बार देख सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, उससे संलग्न नोट के साथ अगर आप करके देखेंगे तो आपको एक कोऑर्डिनेटेड इनपुट मिलेगा जो आपका समय बचाएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स को आजमाइए। कोई किसी टेक्स्ट बुक पर जाने की ज़रूरत नहीं है विशेष, क्योंकि अनावश्यक रूप से क्यों आप समय की बर्बादी करेंगे एक छोटे से टॉपिक के लिए। रादर जो पढ़ाया गया है उसी में उसी को कन्फाइन रखिए, अपना स्टडी मटेरियल उतना ही रहने दीजिए, दैट इज़ एनफ, मोर देन एनफ आई वुड से। और आई वुड अगेन से कि कोई भी चीज़ बेसिक से समझिए, चाहे वो CSAT से संबंधित हो, मैथ्स हो, जनरल स्टडीज़ हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, हिस्ट्री हो। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तब तक उस पर पकड़ आपकी कच्ची रहती है, और जहाँ फिर कोई भी क्वेश्चन एनालिसिस की ओर जाता है वहाँ पे आप असफल हो जाते हैं उसको समझाने में। ओके, विद दीज वर्ड्स आज का ओरिएंटेशन क्लास में ये ख़त्म करना चाहूँगा। आई वुड से कीप डूइंग योर रिविजन, ऑल द बेस्ट।